हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज की वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? बहुत इंपॉर्टेंट बात आज हम सीखने वाले हैं। जो आप सीखने वाले हैं ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे पूरी दुनिया बनी हुई है। यस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एटम की। ठीक है, हम सीखेंगे व्हाट इज एटम। ठीक है ना, एटम को लेके जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो सब आज हम स्टडी करने वाले हैं। और ये सिर्फ आज की क्लास नहीं है, इस क्लास के बाद और इस क्लास के दौरान आप जो भी चीज सीखेंगे बच्चों, वो आपकी आने वाली पूरी केमिस्ट्री को बदल देगी। यस, आज हम बेसिक फाउंडेशन बनाने जा रहे हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में जो बेसिक टर्म्स आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए, आज इस वीडियो में, इस लेक्चर में, इस चैप्टर में हम उसको थोरोली पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज एटम। एटम क्या है, एटम किस चीज से बना हुआ है, क्या एटम से छोटी भी कोई चीजें होती हैं या फिर एटम तक ही सीमित हैं? सबसे छोटा एलिमेंट, जो सबसे छोटा पार्टिकल या सबसे छोटा सब्सटेंस एटम है या उससे छोटा भी कुछ है? इसमें हम इस पे बात करेंगे। कैसे एटम्स एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं उस पे बात करेंगे। किस तरीके से आप कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सा एटम ज्यादा एक्टिव है, कौन सा एटम ज्यादा रिएक्टिव है? तो इस वीडियो में हम कंप्लीटली सीखने वाले हैं कि व्हाट इज एटम। एटम को सीख लिया तो आप जान जाएंगे कि आपकी कोई सी भी क्लास होती है केमिस्ट्री की, तो आप सबसे पहले 9th क्लास में आते हैं, 10th में आते हैं, 11th में आते हैं, 12th में आते हैं, तो आपको चाहिए एक बेसिक फंडामेंटल, एक बेसिक नॉलेज आपको केमिस्ट्री की चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम सीखेंगे बेसिक नॉलेज और बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, दैट इज एटम। एटम कैसा है, कैसा होता है, क्या क्या चीजें होती हैं एटम के अंदर, सब सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। बने रहना है और देखते जाना है क्या है एटम और क्या क्या उससे जुड़ी हुई टर्म्स होती हैं। चलिए शुरू करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम। यस, आज सीखेंगे सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम का स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है ना? तो देखिए मैं आपको बताता हूं, जैसा कि हम पिछले चैप्टर्स में भी पढ़ के आए हैं, ऐसा माना गया था, जॉन डाल्टन थ्योरी थी। डाल्टन ने बोला था कि सबसे छोटा सब्सटेंस अगर दुनिया में है तो वो एटम है और वो इनडिविजिबल है। इनडिविजिबल मतलब क्या? इंडिविजुअल मतलब वो उससे छोटा या उसको ब्रेक नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इस पे बहुत सारी रिसर्च हुई, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए, बहुत सारे नए नए कंक्लूजन बनाए गए और फिर बाद में ये पता लगा कि नहीं नहीं, आप गलत कह रहे हैं, एक्चुअल में एटम से छोटा भी कुछ है। यस, और वो है सब एटॉमिक पार्टिकल्स। वो क्या होते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स, यानी कि एटम्स के अंदर भी कुछ चीजें हैं जिनसे एटम बना है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। देखिए चलो देखते हैं क्या कह रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द जॉन डाल्टन, जॉन डाल्टन साइंटिस्ट का नेम है, एटम इज इनडिविजिबल। एटम को तोड़ा नहीं जा सकता, इससे छोटा कुछ नहीं हो सकता दुनिया में, लेकिन इट कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। ये बोला है डाल्टन थ्योरी ने, है ना? लेकिन एक्चुअल में लेटर ऑन, बाद में ये पता लगा है, इट वाज फाउंड दैट एटम कंसिस्ट ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। कुछ और पार्टिकल्स होते हैं एटम के अंदर, यानी कि एटम को ब्रेक किया जा सकता है। आप अपने माइंड को, अपने माइंड सेट को अब आपको ब्रेक करना पड़ेगा कि एटम से छोटा भी कुछ है। ठीक है ना? देखिए, किसी चीज को जानना बच्चों, ये आप एक बहुत आसान प्रोसेस है ना? आपको कोई चीज सीखनी है, बुक्स में लिखी हुई है व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम, बहुत आसान है, ठीक है ना? इसको हम पढ़ के जान सकते हैं। लेकिन जब तक किसी चीज का इन्वेंशन ही नहीं हुआ, जब तक किसी चीज की डिस्कवरी ही नहीं हुई और हम उसके बारे में, जब कोई साइंटिस्ट हमें बता रहा है, कोई चीज उन्होंने हमें प्रोवाइड कराई है, उन्होंने बताया एक्चुअल में ऐसा होता है, ठीक है ना, तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। सोच के देखिए, कभी इस तरह से होता कि किसी ने बोला होगा कि भाई एल्यूमिनियम की जो प्लेट्स होती हैं मैं उससे हवा में उड़ सकता हूं, तो उस टाइम पे जब वो चीज हुई होगी तो उस पर बहुत मजाक बनी होगी कि हट क्या बोल रहा है, ऐसे थोड़े होता है, ऐसे कैसे उड़ जाएगा। लेकिन धीरे धीरे जब उसने करके दिखाया, है ना, राइट ब्रदर्स का नाम मैं बता रहा हूं आपको, उन्होंने जब करके दिखाया तो सारी दुनिया ने माना भी और पहचाना भी। तो जरूरी क्या है? जरूरी है आपको सबसे पहले उन सबके रेस्पेक्ट में जिन्होंने ये काम किए हैं, ठीक है, उन सब चीजों को पढ़ना चाहिए कि क्या क्या चीजें कैसे कैसे हुई हैं, ठीक है ना? उन्होंने हमें बहुत सारी जो फैसिलिटीज दी हैं, हमारे दुनिया में बहुत सारे साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ लगा रखी है, पूरी लाइफ लगा दी एक ही एक्सपेरिमेंट पे, 10-10 हजार बार एक ही एक्सपेरिमेंट, 20-20 हजार बार एक ही एक्सपेरिमेंट, और लगातार फेल हो रहे हैं लेकिन फिर भी लगे हुए हैं। तो ये एक्चुअल में होता है डेडिकेशन, ठीक है ना? तो इस डेडिकेशन को हमें थोड़ा
इनके इनके रेस्पेक्ट में चीज़ों को सीखना भी चाहिए, जानना भी चाहिए, और अपने लिए भी हम जनरल नॉलेज इकट्ठी कर लेते हैं कि ऐसा भी कुछ होता है दुनिया में, ये सब चीज़ें हो रही हैं, ठीक है ना। तो आज का स्टडी जो हम कर रहे हैं, जब हम बात करते हैं जॉन डाल्टन की, तो डाल्टन को हम गलत नहीं बोल सकते। ये अंकल बहुत बढ़िया काम करके गए हैं। इन्होंने कम से कम ये तो बताया ना कि सबसे छोटी यूनिट क्या है जिससे कोई भी सब्सटेंस बना हुआ है, दुनिया में हर चीज बनी हुई है, वो सबसे छोटी यूनिट उन्होंने ये तो बताया ना। एक नई चीज तो बताई ना। क्या बताया उन्होंने? बताया ना उन्होंने एटम क्या है ना, इन्होंने बताया ना सबसे छोटी यूनिट है। लेकिन फिर उसमें मॉडिफिकेशन आए, है ना, मॉडिफिकेशन भी जरूरी है ना। पहले स्टीम इंजन आया था, क्या स्टीम इंजन पे खत्म हो गई थी कहानी? नहीं हुई। स्टीम इंजन के बाद नई नई तरह की ट्रेन्स आई, है ना, और अब बुलेट ट्रेन्स भी आ रही हैं, इलेक्ट्रिक ट्रेन्स आती हैं, है ना, बहुत तरह की ट्रेन्स बनी हैं। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले उनके ऑनर में जिन्होंने ये डिस्कवर किया है उसको पढ़ना होता है, और उसके बाद धीरे धीरे हमें आगे बढ़ना होता है कि किस तरीके से आगे आगे उनमें क्या क्या मॉडिफिकेशंस हैं, क्या क्या जो ड्रॉबैक्स हैं वे क्या क्या हैं। ठीक है, हमें पढ़ना है, उन्होंने कर दिया, हमें सिर्फ पढ़ना है, जानना है, सीखना है, तो करना है। चलिए तो देखते हैं। तो इस टॉपिक में हमने सीखा कि भाई जॉन डाल्टन ने बोल दिया कि एटम से छोटा कुछ नहीं है, लेकिन बाद में पता लगा कि उनसे छोटा भी कुछ चीजें होती हैं एटम के अंदर, दैट इज सब एटॉमिक पार्टिकल्स, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। समझ गए हैं? ये है, ठीक है। चलिए अब हम आगे सीखते हैं। तो ये है अपना एटम, ठीक है ना, ये है सुंदर दृश्य ऑफ एटम, है ना। चलो अब देखते हैं आगे की चीजों को और जानते हैं कुछ और बातें जो हमें एटम के लिए जाननी है। चलो जी, अब बात हो रही थी कि पार्टिकल्स होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं एटम के अंदर। तो सबसे पहले कौन से अंकल थे जिन्होंने बताया कि भैया कौन है जो आपके सब एटॉमिक पार्टिकल्स में आता है? तो उन्होंने बताया, मैं आपको दिखाता हूं किसने बताया, इसको अभी दिखाते हैं। लो जी, इसमें देखिए ये हैं जे थॉमसन। जे थॉमसन ने बताया, क्या बताया इन्होंने बताया इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है जो किसके अंदर मौजूद है, जो एटम के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है ना, जे थॉमसन, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि एक इलेक्ट्रॉन पार्टिकल होता है, और इलेक्ट्रॉन जो पार्टिकल है ये जो है, ये पार्टिकल निगेटिवली चार्ज है, इसका नेचर निगेटिव नेचर है, समझ रहे हैं? अच्छा, और इसकी जो वैल्यू है, जो इस पे चार्ज है, उसकी वैल्यू होती है माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। कूलम्ब क्या होता है? कूलम्ब जैसे मास को मेजर करते हैं ना, मास को मेजर करते हैं केजी में, इसी तरीके से चार्ज को मेजर करते हैं कूलम्ब में, ठीक है ना। तो ये इसका चार्ज होता है, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है कौन? इलेक्ट्रॉन, ठीक है, समझ गए हैं। एक बात आपको और बता देता हूं कि कितना मास होता है, कितना मास होता है इलेक्ट्रॉन के पास, याद रखना है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। यानी कि मान लो ये आपका एक एटम है, एटम के अंदर कौन है? एटम के अंदर है इलेक्ट्रॉन्स, और ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इन पे चार्ज कैसा है? माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, और इसका मास कितना है एक इलेक्ट्रॉन का? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। समझ गए हैं? ये चीज आपको समझनी है। जे थॉमसन ने इसके बारे में बताया है, सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में। चलो जी, देखो जी, देखो अब आ गया है प्रोटॉन। प्रोटॉन भैया आए हैं, प्रोटॉन भैया को लेके कौन आए हैं? ये अंकल लेके आए हैं। कौन है ये अंकल? रदरफोर्ड अंकल हैं। ये रदरफोर्ड हैं। इन्होंने बताया जी, क्या बताया इन्होंने कि भैया एटम के अंदर एक सब एटॉमिक पार्टिकल और प्रेजेंट होते हैं। कौन से हैं वे? क्या नाम है उनका? प्रोटॉन्स, ठीक है ना। कैसी नेचर के हैं? उन्होंने बताया कि जी ये पॉजिटिवली चार्ज नेचर के हैं, ठीक है ना, पॉजिटिवली चार्ज नेचर के हैं। अच्छा, और किसने बताया? ये रदरफोर्ड ने बताया है ना। और एक साइंटिस्ट और हैं जिनका रोल है इसमें, गोल्डस्टीन, है ना। तो आप कुछ भी याद कर सकते हैं, चाहे आप गोल्डस्टीन को याद रखें प्रोटॉन की डिस्कवरी के लिए, या फिर आप रदरफोर्ड को याद रखें। चलिए, चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। आप बोलेंगे ये तो इलेक्ट्रॉन का भी था कि नहीं? बिल्कुल था, लेकिन ये पॉजिटिव है, वो निगेटिव है। समझ गए हैं? चलो, मास ऑफ ए प्रोटॉन याद रखना है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। या आगे बढ़ते हैं, चलो देखते हैं न्यूट्रॉन को। एक और पार्टिकल की डिस्कवरी हुई, ठीक है, जो कि सब एटॉमिक पार्टिकल है, एटम के अंदर मिलता है, दैट इज कौन है वो पार्टिकल? न्यूट्रॉन। और इसको किसने डिस्कवर किया है? याद रखना है जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक ने, इन अंकल ने बताया कि एटम के अंदर एक पार्टिकल है जो चार्जलेस है। कैसा पार्टिकल है ये? चार्जलेस। इस पे ना तो पॉजिटिव चार्ज है, ना इस पे निगेटिव चार्ज है, ठीक है ना।
लेकिन इसके पास मास जो है वो लगभग मास ऑफ प्रोटॉन के जितना होता है। मास जो है न्यूट्रॉन का एन फॉर न्यूट्रॉन का मास कितना है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। दिस इज द मास ऑफ प्रोटॉन ऑल्सो, है ना, लगभग इतने ही होते हैं। मास ऑफ प्रोटॉन इज नियरली इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन। बस डिफरेंस ये है कि प्रोटॉन पे चार्ज होता है, न्यूट्रॉन चार्ज लेस पार्टिकल है। समझ गए हैं? ये बेसिक से 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हमने डिस्कवर करवा दिए। कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ऐसा करवाया है? ये साइंटिस्ट हैं हमारे, हमने देखा जे थॉमसन ने बताया इलेक्ट्रॉन के बारे में, फिर रदरफोर्ड ने बताया प्रोटॉन्स के बारे में, और फिर चैडविक ने बताया न्यूट्रॉन्स के बारे में। चलो बहुत बढ़िया बात है, अब कुछ आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, सबसे पहले अब आ गए हैं थॉमसन अंकल दोबारा से। इन्होंने एक नया मॉडल हमें बताया है कि एटम के अंदर ये कैसे है। एटम के अंदर न्यूट्रॉन्स भी हैं, बहुत बढ़िया, प्रोटॉन्स हैं, बहुत बढ़िया, इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत बढ़िया, लेकिन किस तरीके से अरेंज हैं ये नहीं बताया किसी ने। तो सबसे पहले थॉमसन ने ये बात बताई, ठीक है। क्या बताया इन्होंने कि एटम जो है ना बहुत छोटे से लेवल पे, बहुत छोटे से साइज में, कुछ आप ऐसा कंपेयर कर सकते हैं जैसे कि वाटरमेलन के अंदर होता है। क्या होता है वाटरमेलन के अंदर? जो रेड पार्ट होता है, ये जो जगह होती है, ये उन्होंने बोला कि ये एटम के अंदर पॉजिटिव नेचर का काम कर रही है, पॉजिटिव चार्ज का काम कर रही है। और जो ये निगेटिव नेचर का काम कर रहा है, जो सीड्स जैसे होते हैं ना वाटरमेलन में, तो एटम के अंदर इसी तरीके से ये सीड्स जो होते हैं, सीड्स की तरह से इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, और इनको हम क्या बोल देते हैं? इनको हम बोल देते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स हैं और निगेटिवली चार्ज हैं, है ना। और ओवरऑल चार्ज जो है एटम पे वो न्यूट्रल है, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही निगेटिव चार्ज है। तो चलो जी देखते हैं क्या बोल रहे हैं। थॉमसन प्रपोज दैट एटम इज सिमिलर। एटम कुछ कैसा होता है? वाटरमेलन के जैसा होता है ना। जैसे वाटरमेलन होता है उससे आप इसको कंपेयर करा सकते हैं। कंपेयर इन द सेंस उसके मैं साइज की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसके अंदर का जो स्ट्रक्चर है उसकी बात कर रहा हूं। चलो, द रेड एडिबल पोर्शन रिप्रेजेंट, जो रेड एडिबल पोर्शन होता है ना वाटरमेलन के अंदर, रिप्रेजेंट पॉजिटिव चार्ज, एंड ब्लैक सीड रिप्रेजेंट कैसा चार्ज? निगेटिव चार्ज। ठीक है ना, बहुत बढ़िया, समझ गए ना, ऐसे है। चलो, तो एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम कैसा है? न्यूट्रल है, सिंस पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्जेस कैसे हैं? इक्वल हैं, और जो है मैग्नीट्यूड में इक्वल भी हैं और अपोजिट भी हैं। इसलिए ओवरऑल एटम कैसा है? न्यूट्रल है, जितना पॉजिटिव उतना निगेटिव। चलो अब देखते हैं, ये देखिए, ये रहा थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। इसमें ये ब्लैक जो दिखाई दे रहे हैं, ये दीज आर इलेक्ट्रॉन्स, है ना। ये कैसे काम कर रहे हैं? जैसे इलेक्ट्रॉन्स हों। और ये रेड एडिबल पार्ट जो है, दीज आर एक्टिंग लाइक अ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। समझ गए हैं? चलो, अच्छा, इन्होंने न्यूट्रॉन के बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि उस टाइम तक न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। चलिए, बाद में जाके न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई है। लो जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो है एक नया मॉडल आया है ना, वो एक सेटिस्फैक्टरी मॉडल नहीं रहा। थॉमसन मॉडल में वो मजा नहीं आया बात में, है ना, बस उन्होंने छोटी सी बात कह के बंद कर दी बात। लेकिन रदरफोर्ड अंकल जो है, इन्होंने तो पूरा ही इतिहास बदल दिया, बिल्कुल सारा खेल बदल दिया। इन्होंने कैसे क्या क्या बात बताई, देख लेते हैं। चलो, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम, ठीक है, इस चीज को हमें सीखना है। व्हाट इज रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम? क्या क्या कंक्लूजन्स हैं, क्या क्या ऑब्जर्वेशंस हैं, किस तरीके से उन्होंने ये चीजें बताई हैं कि इसमें ऐसा ऐसा हो सकता है एटम के अंदर। चलो, एटम के अंदर क्या क्या हो सकता है देख लेते हैं। चलो देखते हैं। उन्होंने बोला, उन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया बच्चों। देख रहे हैं, देखो आपको दिख रहा है, ये एक एटम है, ये एक एटम है। यहां से आपने कुछ रेज भेजी हैं जो कि पॉजिटिव नेचर की हैं, जिनको मैं अल्फा रेज बोल रहा हूं। लिख रहा है ना, बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल। ये पॉजिटिव नेचर का कोई अल्फा पार्टिकल्स होते हैं, पॉजिटिव नेचर के, इनको भेजा है, ऐसे करके भेज दिया। बहुत अच्छा, किससे स्ट्राइक कराने की कोशिश है? ये सारा एक एटम है, इससे स्ट्राइक करा रहे हैं। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया बच्चों अपने एक्सपेरिमेंट में? उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा इस एटम में से ज्यादातर ये पॉजिटिव चार्ज जो आपने पॉजिटिव बीम भेजी है, ये आपने पॉजिटिव बीम भेजी है ना, एक बीम भेजी है ऐसे, किसकी? अल्फा पार्टिकल्स की। ज्यादातर क्रॉस हो गई इससे, विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, बिल्कुल सीधी सीधी निकल गई। ये एटम है और इससे सीधी सीधी निकल गई। मेजॉरिटी, ये लिखा हुआ ना, मेजॉरिटी ऑफ अल्फा रेज सीधी सीधी निकल गई। समझ रहे हैं? ऐसे ऐसे निकल गई सीधी सीधी, समझ रहे हैं? अच्छा, बहुत बढ़िया। अगर ये सीधी सीधी निकल गई, एक तो उन्होंने ये चीज ऑब्जर्व की, ठीक। दूसरा उन्होंने ऑब्जर्व किया
कि कुछ ऐसी थी रेज, ये अल्फा रेज जो यहां से आ रही हैं इस एटम में गई और ऐसे जाके ऐसे मुड़ गई, डिफ्लेक्ट हो गई, कुछ ऐसी थी, फ्यू, ठीक है चलो। और वेरी फ्यू ऐसी थी जो गई और जाके वापस मुड़ गई ऐसे कैसे। समझ गए हैं क्या क्या ऑब्जर्वेशंस उन्होंने देखी हैं अपने एक्सपेरिमेंट में। उन्होंने एटम लिया, एटम पे उन्होंने पॉजिटिव अल्फा रेज फेंकी हैं और इसमें देखा ज्यादातर रेज सीधी निकल गई हैं एटम्स के अंदर से, बिल्कुल सीधी, और कुछ उसमें से डेविएट हो गई हैं और बहुत ही कम, अगर 12,000 रेज भेजी थी तो सिर्फ 1 ऐसी की ऐसी उल्टी मुड़ गई है, डिफ्लेक्ट हो गई है 180 डिग्री पे। ये उनके ऑब्जर्वेशंस थे, समझ गए। अब देखते हैं ऑब्जर्वेशंस क्या क्या हैं और उनके कंक्लूजन क्या हैं, इससे क्या रिजल्ट बनता है। चलो बहुत बढ़िया बात। मैं अगर आपको डिटेल में बताऊं तो देखते हैं यहां पे सबसे पहले ऑब्जर्वेशंस क्या हैं। ऑब्जर्वेशन, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स क्या हुआ है इनके साथ, पास थ्रू एटम विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, सीधे सीधे निकल गए थे ना, ऐसे था एटम, ये एटम है और यहां से ये अल्फा रेज आ रही हैं, ज्यादातर तो सीधी सीधी निकल गई, ज्यादातर सीधी निकल गई है ना, ये निकल गई ज्यादातर सीधी। लेकिन क्या हुआ है, सम अल्फा पार्टिकल्स गेट डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर ओरिजिनल पाथ, है ना, कुछ आए हैं ऐसे जाके कुछ ऐसी मुड़ गई, कुछ ऐसे मुड़ गई, समझ रहे हैं। अच्छा, वेरी फ्यू, इनमें से बहुत ही कम, ये लिखा हुआ है 1 आउट ऑफ 12,000। अगर ये 12,000 रेज आ रही हैं पॉजिटिव पॉजिटिव हमारे अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं, 12,000 में से एक गई और ऐसे कैसी उल्टी मुड़ गई, समझ रहे हैं, ये चीज समझनी है। ऐसा कुछ उन्होंने ऑब्जर्व किया। चलो ऑब्जर्व तो कर लिया, अब ऑब्जर्व करने में भी इन्होंने बहुत समय लगाया होगा, है ना। ये हम कोई भी एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं बच्चों, है ना, हमने थॉमसन को गलत ठहराया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो यूजलेस है। उन्होंने कम से कम ये तो बताया कि हाँ कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, तभी तो आप उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, है ना। अब आप खुद सोचिए, अगर आप ट्रेन की बात करें, जब आप बुलेट ट्रेन की बात करते हैं, जब आपको यही ना पता होता कि ट्रेन क्या है तो कैसे करते, कुछ भी ना होता ना, ऐसे ना हो पाएगा। चलो तो ऐसा नहीं हो सकता, है ना, तो आपको इनको भी पढ़ना है जिनका कंट्रीब्यूशन सबसे पहले है ना। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कंक्लूजन पे क्या पहुंचे हैं, क्या कंक्लूजन निकाले उन्होंने एटम के बारे में। बहुत बढ़िया बात है, एटम के कंक्लूजन, जरा मेरी बात ध्यान से सुनोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा मैं क्या बात कर रहा हूं, है ना। देखो मैंने बोला ये अल्फा रेज जा रही थी, ये एटम था, है ना, उन्होंने ये एटम लिया है। अच्छा, अब उन्होंने क्या देखा है, उन्होंने देखा पहला ऑब्जर्वेशन उन्होंने क्या बनाया और उससे क्या कंक्लूजन निकाला। उन्होंने ये बोला था कि ज्यादातर रेज सीधी सीधी निकल गई हैं अल्फा रेज, तो इसके अंदर खाली स्पेस होगा तभी तो सीधी सीधी निकल गई, किसी से टकराई नहीं है। कौन है ये, अल्फा रेज गई हैं अंदर एटम के अंदर, किसी से नहीं टकराई, तभी तो ज्यादातर निकली है बाहर, है सीधी सीधी निकल गई। हमने पहली ऑब्जर्वेशन पढ़ी थी ना कि मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज जब इस पे पड़ती हैं तो डायरेक्ट बाहर निकल जाती हैं विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, तो इट मींस खाली जगह है अंदर, है ना। तो उन्होंने एटम के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट एक मैसेज दे दिया हमें, क्या दे दिया कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एन एटम इज खाली, मोस्ट ऑफ द स्पेस है खाली, है ना, ज्यादातर खाली पड़ा है। चलो बहुत बढ़िया। चलो सेकंड क्या है, सेकंड को समझना है। देखिए बच्चों ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, ये अल्फा रेज कैसी नेचर की है, पॉजिटिव, अल्फा रेज कैसी नेचर की है, पॉजिटिव। ध्यान से सुनिएगा, कोई चीज यहां पे पॉजिटिव नेचर की है ना, और आप इसके पास कोई पॉजिटिव नेचर की चीज लेके आते हैं तो ये रिपेल करती है कि नहीं करती है, रिपेल करती है ना, ऐसे बाहर को भागती है ना, है ना। अपोजिट नेचर अट्रैक्ट करता है और सेम नेचर रिपेल करता है। तो कुछ जरूर, जब हमने बोला कि भाई कुछ ऐसी रेज थी जो गई हैं और ऐसे डिफ्लेक्ट हुई हैं, तो जरूर अंदर कुछ ऐसी चीज होगी, कुछ एटम के अंदर कुछ ऐसी चीज होगी जो अल्फा रेज को अफेक्ट कर रही है, लेकिन बहुत कम रेज को कर रही है ना, सारी थोड़ी हैं, ज्यादातर तो सादी सीधी निकल गई हैं, लेकिन बहुत कम ऐसी हैं जिनको इसने अफेक्ट किया है। और एक को तो बिल्कुल गया और वापस भेज दिया, ऐसे ही उसी रास्ते से वापस गया और वापस कर दिया। तो इट मींस अंदर कुछ ऐसी चीज बैठी हुई है जो कि ऐसे नेचर की है जैसा कि अल्फा नेचर है। अल्फा का नेचर कैसा होता है, पॉजिटिव नेचर है। समझना बात को, क्या क्या देखो कितना गहराई से बता रहे हैं मैं बात को। इन्होंने बोला अंदर कुछ ना कुछ ऐसा पॉजिटिव जरूर है, जब भी तो वापिस आ रहा है। हाँ ये बात पक्की है कि वो बहुत छोटा सा है, क्यों, क्योंकि सबको तो नहीं उसने डेविएट किया, कितनों को किया, बहुत ही कम को किया, ना के बराबर को किया है ना, लेकिन किया ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, अंदर कुछ ना कुछ बहुत छोटी सी क्वांटिटी में, बहुत छोटे सी जगह पे एक ऐसी चीज रखी हुई है जो बहुत स्ट्रांग है
और उसका नेचर ऐसा ही है जैसा अल्फा पार्टिकल्स का नेचर है, तभी तो रिपेल कर रही है उनको, है ना। और सारों को नहीं कर रही, थोड़े से को कर रही है, बहुत कम को कर रही है, इसका मतलब बहुत कम स्पेस में है वो चीज, तो अंदर कुछ ना कुछ देयर इज सम पॉजिटिव नेचर ऑफ सब्सटेंस इज प्रेजेंट इन एन एटम, ठीक है, बहुत छोटी सी अमाउंट में है ना। चलो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, उन्होंने बोला इसको बोलो न्यूक्लियस, इसे क्या बोल दो, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, समझ रहे हैं। तो उन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। न्यूक्लियस कैसी नेचर का है, पॉजिटिव नेचर का है। देयर इज अ वेरी स्मॉल पॉजिटिव सेंट्रल कोर, एक बहुत छोटा सा सेंट्रल कोर है बीच में, इन एन एटम एट विच मास ऑफ एन एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड, सारा मास उसी के अंदर है, क्योंकि उसके अंदर ही ताकत है किसी अल्फा पार्टिकल को वापस भेजने की, है ना, सारा मास उसी के अंदर रखा हुआ है ना। और क्या बोला है साथ में, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन अ न्यूक्लियस इन ए वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स लाइक प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। उन्होंने ये भी बोला कि इस न्यूक्लियस के चारों तरफ, ये जो न्यूक्लियस है इसके चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एटम के अंदर, वो ऐसे रिवॉल्व करते रहते हैं। मान लो ये एटम है और ये इसका न्यूक्लियस हो गया, तो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ऐसे रिवॉल्व कर रहे हैं इसके चारों तरफ, समझ रहे हैं, ऐसे करके। तो उन्होंने ऐसा एक मॉडल दिया, किसका, इन्होंने मॉडल किसका दिया है, ये एटम का मॉडल दिया है, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या क्या बोल दिया, एक बार सम अप कर लेते हैं। उन्होंने बोल दिया कि जरूर अंदर कोई ना कोई पॉजिटिव नेचर की चीज है, और वो बहुत छोटी अमाउंट में है, वेरी स्मॉल अमाउंट में है, और वो उसमें सारा ही मास कॉन्सेंट्रेट है एटम का, है ना, और बड़ी ताकतवर चीज है वो अल्फा पार्टिकल को वापस भेज रही है ना। छोटी अमाउंट में है, इसी वजह से सारी अल्फा रेज को नहीं भेजती है, बहुत कम अमाउंट में अल्फा रेज को वापस डेविएट कर देती है ना, ज्यादातर तो सीधी निकल गई है। चलो, आ गई ना समझ में बात, चलो बहुत बढ़िया बात है। तो उन्होंने ये कंक्लूजन दिए। चलो अब आगे बढ़ते हैं, क्या क्या बात और बता रहे हैं, लिमिटेशंस, लिमिटेशंस को भी तो जानना पड़ेगा। अब फिर वही बात आ जाती है कि आप किसी चीज को जानते हैं, ठीक है, पहचान गए, बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया है, लेकिन कुछ ना कुछ तो ड्रॉबैक्स हैं, कुछ ना कुछ कमियां हैं। चलो उन ड्रॉबैक्स पे भी बात कर लेते हैं। पहली कमी क्या है, देखिए कमी मैं आपको बताता हूं, लिमिटेशन ड्रॉबैक क्या है। ये एटम हो गया, इसका ये न्यूक्लियस हो गया, इलेक्ट्रॉन्स इसके चारों तरफ ऐसे घूम रहे हैं। तो एक थ्योरी है, वो ये बोलती है बच्चों कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन या कोई भी चार्ज पार्टिकल घूमता है तो अपने अंदर से रिलीज करता है एनर्जी। क्या करता है, अपने अंदर से एनर्जी रिलीज करता है। और जब एनर्जी रिलीज करेगा तो धीरे 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 इट विल फॉल इनटू न्यूक्लियस, एनर्जी खोता रहेगा और न्यूक्लियस में आके गिर जाएगा। ऐसा ही तो होगा। तो इसका मतलब एटम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फट 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 इसमें आके गिर जाएगा, समझ रहे हैं। तो मैक्सवेल थ्योरी ये बोलती थी कि whenever a charge particle move in a circular motion or accelerate, it will radiate energy, तो वो अपने अंदर से एनर्जी को रेडिएट कर देगा। So electrons revolving around the nucleus will radiate energy and ultimately fall into the nucleus, और फाइनली किस में गिर जाएंगे, न्यूक्लियस में गिर जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, और फिर खत्म, कुछ भी नहीं रहा दुनिया में, खत्म, सब दुनिया ही नहीं रहेगी। ऐसा थोड़ी है, दुनिया तो चलती आ रही है, आज से थोड़ी चल रही है, बहुत पहले से चल रही है। तो फिर क्या होगा, तो कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन आएंगे, है ना। तो इसके बाद आ गए कौन से अंकल, उन अंकल को देख लेते हैं। ये हैं हमारे बोर अंकल, नाइल्स बोर, है ना, इनका नेम है नाइल्स बोर। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि चलो कि रदरफोर्ड जो बात कह रहे हैं बहुत बढ़िया, सही बात, लेकिन अब मैं कुछ इसमें मॉडिफिकेशन कर देता हूं। उन्होंने क्या कहा कि बहुत सही बात बोली है कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, बोला था ना रदरफोर्ड ने, लेकिन इन्होंने एक बात और इसमें ऐड कर दी। उन्होंने कहा कि ऐसी ऑर्बिट्स में मूव करते हैं, ऐसी ऑर्बिट में मूव करते हैं, ये ऑर्बिट है, ये फिक्स्ड एनर्जी की ऑर्बिट है, इनके अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन रोटेट करेगा, रिवॉल्व करेगा, तो वो अपने अंदर से एनर्जी रिलीज नहीं करेगा। ऐसी कुछ स्पेशल टाइप ऑफ ऑर्बिट्स हैं, ठीक है, इनको स्टेशनरी ऑर्बिट बोल देते हैं। तो इनका कहना यही है, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल में क्या बताया गया है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हैं, बहुत बढ़िया है। इन नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स, कैसी ऑर्बिट्स में घूमते हैं, नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स में घूमते हैं, समझ रहे हैं, मतलब घूमेंगे 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 लेकिन अपने अंदर से एनर्जी नहीं निकालेंगे, ठीक है, कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट। क्या बोलते हैं इनको हम, स्टेशनरी ऑर्बिट। चलो, इन दीज ऑर्बिट्स इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रेडिएट एनर्जी, इसमें एनर्जी रेडिएट नहीं करते हैं, और
ऑर्बिट्स और शेल कॉल्ड एनर्जी लेवल्स। और इन ऑर्बिट्स को क्या नाम दिया है उन्होंने? एनर्जी लेवल्स। समझ रहे हैं? पहली एनर्जी लेवल, सेकंड एनर्जी लेवल, थर्ड एनर्जी लेवल, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन्स इसके चारों तरफ घूमते हैं और अपनी एनर्जी रिलीज नहीं करते हैं। दिस इज बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम। समझ गए हैं? देखिए ये दिखा रखा है, ये पहला, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, ऐसे घूम रहा है ना? ये न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ ये शेल है, शेल या फिर ऑर्बिट है ना, इसमें घूम रहा है। और इसके बाद एक बात और जानने की है कि फर्स्ट शेल को क्या बोल देते हैं? के शेल। क्या बोल देते हैं? के शेल, n इक्वल्स टू 1। फिर इसके बाद एल शेल, n इक्वल्स टू 2। फिर इसके बाद एम शेल, n इक्वल्स टू 3। समझ रहे हैं? ऐसे ऐसे शेल्स होती हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं और ये नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स हैं।